एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग यह सीखने का प्रयास करेंगे कि आपके कुंडली का 11वां भाव कैसा है, कितनी लाभ हो सकती है, या कुंडली की 11वें भाव से धन लाभ हम लोग कैसे देखें। साधारणतया यह प्रश्न सभी कोई पूछता है, पंडित जी हमारा आय कब होगा, आय में वृद्धि कब होगी। ऐसे लोग अक्सर पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुंडली के 11वें भाव को पहचाने कि कुंडली का 11वां भाव कौन है। तो लग्न भाव यह होता है, दूसरा यह हुआ, तीसरा यह, चौथा यह, पांचवा यह, छठा यह, सातवां यह, आठवां यह, नौवां यह, 10वां यह, 11वां यह होता है एवं 12। यह इसी 11वें भाव से हम लोग अपने आय, अपने लाभ, अपने इच्छा का विचार करते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने एक सूत्र पर चर्चा किया था कि यदि 11वां भाव, इस सूत्र को पुनः दोबारा सुन ले, आज चर्चा होनी भी है पुनः। यदि 11वां भाव, यदि 11वां भाव बाधा देने वाला न हो या बाधक न हो, 11वां भाव बाधक न हो, बाधा स्थान न हो, तो न हो तो 11वें भाव में, 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह लाभ देते हैं, धन देते हैं, धन लाभ करवाने का काम करते हैं। उनकी दशा अंतरदशा में लाभ होती ही रहती है, यानी कि लाभ देते हैं। लाभ कई प्रकार से होते हैं। अब यह बाधक भाव कौन है, कल की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यदि यहां लग्न में 1 हो, 4 हो, 7 हो या 10 हो, अगर इन भावों में, लग्न भाव में अगर इनमें से कोई एक राशि है, तो 11वां भाव बाधक भाव कहा जाता है। और इस भाव के स्वामी को, इस भाव के स्वामी को बाधक देश भी कहते हैं, यदि चर लग्न हो तो। यह पहला सूत्र है। अब हम लोग इन सूत्रों को विस्तृत रूप से समझने के लिए एक कुंडली बना लेते हैं। यदि आप ही लोगों में से कोई व्यक्ति कुंडली बोले तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे बना लेते हैं कुंडली। कल से आप लोग बोलिएगा जो कक्षा, चलिए मकर लग्न ही बना लेते। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, मकर लग्न ही बना लेते। मकर लग्न भी चर लग्न ही है, मकर लग्न भी चर लग्न ही। चलिए तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बतलाया जाए कि कौन से ग्रह कहाँ का किस किस भाव में है, जल्दी जल्दी बतला दिया जाए, बोल दिया जाए। 11 में शनि, 2 में शनि, बोलते चलिए। 3 में केतु, 8 में चंद्र, राहु 9 भाव में, बोलिए आगे बढ़ते चलिए। और 11 भाव में सूर्य देव।
हाँ। और 12 में शनि, बृहस्पति, बोलिए तो बुध सही। शुक्र, बुध शुक्र मंगल। बुध शुक्र मंगल, 5 6 7 8 9, हाँ हो गए। जी यानी कि दूसरे भाव में शनिदेव है, जी तीसरे में केतु, 8वें में जी चंद्रमा, जी 9वें में राहु, 11वें में सूर्य, 12वें भाव में मंगल, गुरु, बुध एवं शुक्र है। जी क्या? जी हाँ, अब यहाँ पर इस चर लगने की जो कुंडली हो गई, हम लोगों ने चर्चा किया, क्या अब सूर्य देव यहाँ पर लाभ देंगे? क्योंकि 11वां भाव बाधक भाव भी है, तो बाधक भाव में बैठे हुए ग्रह थोड़े कम फल देते ही हैं। अब रही बात बाधकेश की, क्या बाधकेश पीड़ित है, बाधकेश खराब है? क्योंकि मकर लग्न ही नहीं, मेष, कर्क, तुला, ये सभी लग्न चर लग्न हो गए, 11वां भाव खराब भाव हो गया, तो क्या चर लग्न वाले की आय नहीं होती है? सबकी होती है, स्थितियां बनती है। तो बाधक भाव के स्वामी यदि कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव से युक्त हो जाते हैं तो आय में समस्या होती रहती है, यानी कि बाधा का काम देते हैं। क्या इस कुंडली में यह सूत्र लागू हो रहा है? तो यहाँ पर देखा जाए कि 11वें भाव के स्वामी, 8 नंबर राशि के स्वामी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव यहाँ 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और इनके साथ में कौन कौन से ग्रह युक्त है? तो गुरु भी है, बुध भी है, शुक्र भी है। गुरुदेव को देख लिया जाए कि गुरुदेव किस भाव के स्वामी है, तो स्वयं 12वें भाव के स्वामी है। यह सूत्र तब तो और ज्यादा बाधा हो गया ना। जी गुरु जी। जी गुरु जी। बाधा हो गया, किसके द्वारा बाधा पहुंचाया जा रहा है यहाँ पे? बाधक तो ये है ही मंगल, लेकिन यह बाधक प्रभावी कब होगा? जब कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी से युक्त हो जाएगा, तो अब गुरुदेव से युक्त हो गया तो उनसे प्रभावित हो गया। उनसे प्रभावित हो गया। समस्या देव गुरु बृहस्पति दे रहे, एक बात हो गया ये, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी से युक्त हो। एक दूसरा, बुध देव भी है, तो बुध देव छठे भाव के स्वामी हैं। दूसरा, शुक्र देव की बात करें तो शुक्र देव से इन्हें समस्याएं नहीं हो रही है, नहीं। क्योंकि शुक्र देव पंचम एवं 10वें भाव के स्वामी हैं, और शुक्र देव का 12वें भाव में बैठना राजयोग प्रदान करता है। शुक्र देव का 12वें भाव में बैठना, केवल शुक्र देव अपने नीच राशि के ना हो और बाद बाकी कोई बात नहीं। शत्रु राशि के भी होते हैं तो थोड़ी बहुत नुकसान होती है, लेकिन वैसे लाभ दिया करते हैं। तो भी क्या यहाँ पर यह बाधा देने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कल की कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि यदि यह सामान्य नियम है कि यदि बाधकेश कुंडली के बाधक भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाता है तो बाधा थोड़ा ज्यादा ही आता है, परंतु यह सामान्य नियम है। सामान्य नियम उसी समय तक लागू होता है जब तक कोई विशेष नियम ना लागू हो जाए, जब तक कोई विशेष नियम विशेष नहीं। नियम नहीं लगे। विशेष। अब यहाँ पर देखा जाए, देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में ही है, ये तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो विपरीत राजयोग का मतलब होता है आय में वृद्धि। तो जब आय में वृद्धि करने का दायित्व तो इनके पास में है, योग लग रहे हैं, और
देवगुरु बृहस्पति के साथ में शुक्रदेव हैं जो योग कारक हैं, जो विपरीत राजयोग को भंग कर रहे हैं। परंतु यह भी तो है कि 12वें भाव में शुक्रदेव भी राजयोग प्रदान करते हैं, खर्च करवाते हैं तो संपन्नता के लिए खर्च करवाते हैं, भौतिक सुख साधनों पर खर्च करवाते हैं तो आय भी देते हैं। अगर यही मंगल देव 8वें भाव में होते, गुरु भी 8वें भाव में होता, शुक्र भी 8वें भाव में होते, तो यह ज्यादा नुकसानदायक हो जाता। या 6ठे भाव में होते, तो अगर यही गुरु बुध शुक्र 6ठे भाव में युक्त हो जाते तो यह शुक्र नुकसान देने वाला हो जाता। अगर यहीं पे गुरु हो जाए और यहीं पे शुक्र हो जाए तो 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ गया, विपरीत राजयोग बना। जी गुरु जी। नहीं गुरु जी, क्योंकि शुक्रदेव अच्छे भावों के स्वामी है, सामने बैठ गए तो वो राजयोग को भंग कर देते। हाँ, तो पहली बात ये हो गई कि विपरीत राजयोग तो बना, परंतु शुक्रदेव योग कारक ग्रह है, उनकी युति बन गई, इसलिए यह विपरीत राजयोग भंग हो जाता। अप्रभावी हो गया। लेकिन यह सामान्य नियम है कि शुभ भावों के स्वामी से युत दृष्ट हो जाने पर विपरीत राजयोग भंग हो जाता है, यह सामान्य नियम है। विशेष नियम यह भी है कि शुक्रदेव 12वें भाव में अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो यह भंग तो हुआ, लेकिन उतना भंग नहीं हुआ, बिल्कुल भंग नहीं हुआ, क्योंकि शुक्रदेव का 12वें भाव में बैठने का भी तो कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ना जी। मिलेगा गुरु जी। तो कुछ तो ज्यादा नुकसानदायक स्थितियां नहीं हुई। बुध देव भी हैं, तो बुध देव भी यहाँ पर बैठ के विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये जो कहा जाएगा कि सामान्यतः मंगल की दशाओं में इन्हें नुकसान होगी, वैसी स्थितियां नहीं दिखती है। इस प्रकार से हम सबों को देखना चाहिए एवं समझना चाहिए। केवल एक सूत्रों को लगाकर हम सभी अध्ययन नहीं कर पाएंगे, या प्रदेश में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, संभावनाओं में बल कम मिल सकता है। यदि हमारे कक्षा में नियमित रूप से, यदि कोई सदस्य कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का भी लिंक दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ अगले विषय वस्तु की ओर। नवम दसम भाव के स्वामी यदि 9वें भाव या 10वें भाव के स्वामी, दूसरा सूत्र 9वें या 10वें भाव के स्वामी जिसके कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए होते हैं। अब इस उदाहरण कुंडली में 9वें भाव, आप लोग अपने कुंडली में देखिए कि कौन सी राशि है 9वें भाव में। यहाँ पर 9वें भाव में 6 नंबर की राशि है, तो 6 नंबर राशि के स्वामी बुध देव हो गए। आपके कुंडली में कौन है वह देख लेंगे। तो 6 नंबर राशि के स्वामी बुध देव हैं। यदि यहाँ पर बुध देव होते, या 10म भाव के स्वामी 10वें भाव में, यहाँ 7 नंबर की राशि है, आपके कुंडली में देखेंगे कि कौन सी राशि है, उसके हिसाब से आप अपना मिला लेंगे। फिर यहाँ पर 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव, बुध या शुक्र अगर 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो यह निर्बाध रूप से लगातार, हम कह सकते हैं कंटिन्यूटी वाली, भले समस्याएं जो आए, आय बंद नहीं होती है, एक जो आय की जो कंटिन्यूटी होती है वह बनी रहती है। ये निर्बाध क्या करते हैं, आय देते हैं। आय देते हैं, बाधा रहित, जिसको कहते हैं निरंतर। जी गुरु। चाहे छोटी सी आय हो, बड़ी आय हो, इसको यह भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि यदि 9वें या 10वें भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठते हैं तो अस्थाई नौकरी के योग बनते हैं। किस चीज के नौकरी के योग बनते हैं, अस्थाई नौकरी के योग। अस्थाई नौकरी के योग बनते हैं। अब
यदि नवम भाव के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हों या दसम भाव के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हों या नवम भाव के स्वामी सूर्यदेव हों या दसम भाव के स्वामी सूर्यदेव हो करके 11वें भाव में बैठ जाए, या यहीं पे जो सूर्यदेव की राशि नहीं है लेकिन दसम भाव को सूर्यदेव देखे, यही योग लग रहा हो, यानी कि 6 यहां नवम भाव में, नवम भाव या दसम भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हुए हों और सूर्य देव नवम भाव को देखें, दसम भाव को देखें या 11वें भाव में बैठे हुए नवमेश या दसमेश को देखें तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, सरकार के कारक है कि नहीं है? है गुरु जी। जी गुरु। अब यह देखना है कि नवमेश एवं दसमेश का गुण धर्म क्या है, उसके हिसाब से निरंतर आय देते हैं। यदि नवमेश एवं दसमेश 11वें भाव में बैठते हैं तो अपने गुण धर्मों के आधार पर निरंतर आय देते हैं, अस्थाई आय देते हैं। तो इसे सरकारी नौकरी के भी योग कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में भी अस्थाई आय निरंतर आय होता है और आजकल प्राइवेट नौकरियों में भी निरंतर आय होती रहती है। यही नवमेश एवं दसमेश अगर दोनों ही युति बना के बैठ जाए तो भी। अब तीसरा सूत्र, नवम भाव के स्वामी एवं दसम भाव के स्वामी दोनों की युति 11वें भाव में हो तो भी लगातार। आप सभी अपनी अपनी कुंडली में देखें, चौथे सूत्र पर विचार करते हैं। आप सभी अपने अपने कुंडली में देखें, यह नियम आप सबों पर लागू होता है, जितने व्यक्ति कक्षा में शामिल हैं उन पर लागू होता है। वह क्या है, 11वें भाव में आपके कोई ना कोई राशि होगी, 11वें भाव में कोई ना कोई राशि होगी। उस राशि को देखें, यहां पर इस उदाहरण कुंडली में 8 नंबर की राशि बनी हुई है। इस उदाहरण कुंडली में 8 नंबर। आपके कुंडली में कुछ भी हो सकता है, आप अपने कुंडली में देखें एवं उसके स्वामी को पहचाने। अगर आपके कुंडली में यहाँ 2 नंबर की राशि लिखी हुई है तो यहाँ पर देख ले 2 नंबर की राशि यह है। 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव है। शुक्रदेव को देखे कि आप कहाँ हैं। इस उदाहरण कुंडली में 8 नंबर की राशि है, हम मंगलदेव को देखेंगे। मंगलदेव 12वें भाव में, मंगलदेव 12वें भाव में। तो यह नियम है कि 11वें भाव के स्वामी कुंडली के जिस भाव में हों, 11वें का स्वामी लिखेंगे आप लोग, 11वें का स्वामी जिस भाव में एवं जिस ग्रह से युत दृष्ट होता है एवं जिस ग्रह से युत दृष्ट उसी प्रकार से आय के गुणों को विकसित करता है, यानी कि कारकत्वों का विकास करता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? अब यदि यही कुंडली हो और हम लोगों को फलादेश करने के लिए मिल गया तो इस सूत्र को हम लोग इस कुंडली पर कैसे अप्लाई करेंगे? तो एक तो 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ गए। 12वां भाव घर से दूर का होता है,
घर से का होता है। दूर का होता है, या केवल दूर ही इसको नहीं समझे और भी समझे। दूर का होता है, या व्यक्ति घर पर भी रहता है तो ऐसा इतने दूर के व्यक्तियों के माध्यम से कार्यों में सहायता मिलती है जहाँ की हमारा मातृभाषा काम नहीं करता, यानी कि मातृभाषा बदल जाता हो, वैसे जगह के और उनके माध्यम से। जैसे मान लिया कि हम यहाँ पर उत्तरी भारत में हैं, हमारे एकादश शेष अगर हमारी ही कुंडली हो, हमारे एकादश शेष 12वें भाव में बैठ गए तो हम अपने घर पर भी आय का काम कर सकते हैं, परंतु माध्यम कोई ना कोई ऐसे जगह का होगा जिस जहाँ की भाषा हमारे भाषा से नहीं मिलती, मातृभाषा। जैसे कि हमने ही अपने यहाँ काम शुरू किया था तो हमारे लिए हमारा घर उत्तर उत्तर भारत में है, बिहार में, पूर्वी चंपारण, और हमें सहयोग दिया देने वाले व्यक्ति पंजाब के बड़े धर्मात्मा दयालु स्वभाव के हैं वो। चलिए, तो ऐसे भी हो सकता है ना कि दूर के व्यक्तियों के माध्यम से। एवं अब यह एकादशेश गुरु बुध एवं शुक्र हैं, तीनों ही विद्वान एवं शुभाग्रह हैं, तीनों ही विद्वान एवं शुभाग्रह हैं। तो इन तीनों के गुण धर्मों के आधार पर व्यक्ति की आय होने की संभावनाओं में बल मिलता है। अगर कोई पंडित जी हैं, पूजा पाठ कराएंगे, कोई शिक्षक है, पढ़ाएगा, हालांकि गुरु बुध दोनों हैं, आय भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं, ज्योतिष विद्या की भी बातें हो सकती है, लेकिन विकास या वृद्धि या आय का स्रोत में घर से बाहर मदद वाली बात है। यह कुंडली वैसे मेरी नहीं है, लेकिन ठीक इसी प्रकार के कुछ योग मेरे भी कुंडली पे लगते हैं, इसलिए मैंने कह दिया। तो यह जिस व्यक्ति की कुंडली है वे सदस्य भी कक्षा में भी उपस्थित है। कृपया सिर्फ इतना ही बोले कि जितना यह सूत्रों को आधार मानकर हम लोगों ने चर्चा किया, यह उनके जीवन पर कितना प्रतिशत लागू हो रहा है। 100% सर। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग और भी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। गुरु जी लगन में हो तो तब व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर और उसको कौन से ग्रह देख रहे हैं यह भी देखें। कोई ग्रह गुरु से युक्त दृष्ट दृष्टि है, दृष्टि युति सब कुछ देखना है। हाँ ना, तो सभी को, सभी धर्मों को समेटेंगे ना। अभी यहाँ पर हमने सभी को समेट लिया। वो तो अगर सूर्य के साथ आके अस्थि हो गए गुरु जी फिर। अच्छा ठीक है, तो वह कुंडली जो है आप समूह में शेयर कर दीजिएगा, और यह शंका समाधान पर के क्लास के दिन के लिए उस पर प्रश्न लिख दीजिएगा। ठीक है गुरु जी। हाँ, अब से नियम बदला जाता है, सप्ताह में एक रोज कक्षा से संबंधित अगर किसी भी निजी सदस्य जो नियमित रूप से कक्षा में भाग लेते हैं, अगर वह उनकी ही कुंडली है और वह सूत्र अपनी ही कुंडली पर यदि समझ में नहीं आता तो अपनी कुंडली बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपना शंका लिख देंगे, और वह साथ में यह भी लिखेंगे कि यह कुंडली मेरी है या मेरे परिवार के किसी सदस्य का है। तो सदस्य का है तो निजी रिश्तों का नाम लिख देना। हम उस पर शंका समाधान को प्रधारित क्लास अवश्य करेंगे, और उसके लिए एक स्पेशल क्लास भी होगी। यदि कोई ग्रह अष्टमेश एवं एकादशेश दोनों हो, कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है अलग अलग कुंडलियों में, वह सभी लग्नों में नहीं बनता। ऐसी स्थितियां सभी लग्नों में नहीं होती, लेकिन कभी कभी अष्टमेश भी एकादशेश हो जाते हैं।
उदाहरण स्वरूप अगर 8वें भाव में 9 नंबर की राशि होगी तो 9वें में 10, यहाँ 11, यहाँ 12 हुआ, हो गया ना जी। अष्टमेश भी एकादशेश हो गया कि नहीं हुआ? हो गया गुरुजी। या अष्टम भाव में, या अष्टम भाव में 3 नंबर की राशि होगी तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 हो गया। यदि अष्टमेश ही एकादशेश हो, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ 12 तो 1 2, यानी कि वृषभ लग्न, 6 है तो 7 या 8। एक ही सूत्र को अलग अलग ढंग से लिखे जा सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि वृषभ लग्न में या वृश्चिक लग्न में, वृषभ लग्न या वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, और इसको भी दूसरे ढंग से ले लेते हैं। पहले सूत्र को सरल ढंग से समझें। सूत्र यह है कि यदि अष्टमेश ही एकादशेश हो, तो यदि 8वें का स्वामी ही 11वें का स्वामी हो, तो और उनकी दशा चले, और उनकी दशा चलती है, तो शुरू में बहुत समस्याएं आती है, हर प्रकार से समस्याएं आती है। धन, आय, सब में समस्याएं देते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, एवं कर्ज भी बढ़ा देते हैं। अब कर्ज कब बढ़ेगी? तो अष्टम भाव के स्वामी ही यदि 11वें भाव के भी स्वामी हो, अष्टम भाव के स्वामी ही यदि 11वें भाव के स्वामी हो और उनकी दशा चले, तो दशा के शुरू के समयों में कर्ज भी बढ़ाते हैं, आय भी कम कर देते हैं, बीमारी वगैरह भी बढ़ा देते हैं, प्रतिद्वंदी भी बढ़ा देते हैं। यह नियम क्यों लागू हो जाता है? तो यह छठे से छठा भी है। इसी सूत्र को हम लोग कई कायदों से देख सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि वृश्चिक लग्न में, जब वृश्चिक लग्न वालों के लिए जब बुध की दशा अंतर दशा आता है, तो शुरू में ढेर सारी समस्याएं देता है, आय कम करता है, समस्याएं दे देता है, बीमारियां देता है, या प्रतिद्वंदी कार्यों में बदलाव बढ़ा देता है। उसके कारण है क्योंकि अष्टमेश भी तो है, बाधक भाव भी तो है, बाधकेश भी हो गए, अष्टमेश भी हो गए, दोनों ही हो गए। और यह छठे से छठे भाव, भावत भाव के अनुसार से यह भी हो गया, तो समस्याएं हुई या नहीं हुई? हुई गुरुजी। परंतु अगर यह शुभ भाव के स्वामियों से युक्त हो जाते हैं या दृष्ट हो जाते हैं, तो समस्याएं थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी समस्या रहता है। अगर यही उस स्थिति में, अब यहीं पे 9 नंबर की राशि है, 12 नंबर की राशि होगा, बाद कैसे होगा, और यही भाग्य भाव में ही नीच के होकर के देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, फिर क्या होगा? और तब तो और खराब हो गया ना। जी गुरुजी। वही 6 7 8 9 10 11 12, या बुध देव बाधकेश होकर के, अष्टमेश बाधकेश हो करके पंचम भाव में ही बैठ जाए, तो फिर क्या होगा? यहाँ भी ये नीच के हो गए।
तो और ज्यादा समस्या होगी। तो यह शुरू में ही देते हैं। कब देते हैं? शुरू में देते हैं, पूर्व में देते हैं। परंतु जो ही दशाएं व्यतीत होने लगती है, व्यक्ति अपने हिम्मत हौसला से जब समय व्यतीत कर लेता है, तो आत्मबल नहीं टूटती ऐसे व्यक्ति की। अगर पापाग्रहों के द्वारा, अब यहीं पे बुद्धदेव हैं, बुद्धदेव बन गए, कुंडली में थोड़े अच्छी स्थिति के हों, यहीं पे बैठ गए, अपने मित्र के पास में बैठ गए। अब ये मित्र से युत दृष्ट हो या शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो, तो आत्मबल की कमी नहीं होती, क्योंकि बुध भी शुभ ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति भी शुभ ग्रह है। आत्मबल नहीं टूटती। ऐसे व्यक्ति संघर्षों का सामना भी करते हैं, और जब संघर्ष करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं। आधी दशा व्यतीत होने के बाद में धन, यश, मान, मर्यादा सब कुछ वृद्धि होती है, एक शुभ मिलता है। एक श्लोक है, अभी हमें याद आ रहा है, उस श्लोक की चर्चा कर लेते हैं। श्लोक है कि यह जो त्रिक भाव के स्वामी की चर्चा की गई, तो त्रिक भाव के स्वामी भी 11वें भाव में थोड़े अच्छे ही फल दे देते हैं कभी कभी। उसके लिए अभी याद आ रहा है, हाँ याद आया कि लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे, आप लोग खूब बढ़िया से सुनेंगे। लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे बहुलाभ फल प्रदा। लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे बहुलाभ फल प्रदा। गजा स्वपति सौम्यादि क्रूरा कुर्वन्ति कुंजरान। लाभ तो देते हैं, सभी ग्रह लाभ देते हैं, परंतु अगर सौम्य ग्रह हो तो बहुत अच्छे ढंग से। यदि क्रूर ग्रह हो, क्रूरा कुर्वन्ति कुंजरान, तो यह तो इच्छा भाव भी है ना, मन के में की इच्छाओं का भाव है। मंगल होगा तो मन में किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होंगी? क्रोधी भावना। हाँ, मन में किसी के प्रति बदले की भावना ज्यादा ऊपर जाएगा, तो उस पर काबू रखें। लेकिन मंगल अपनी दशाओं में लाभ देगा ही देगा, लेकिन उदंडता के चलते या क्रोधी भावना के चलते समस्याएं आ सकती है। अगर वहीं देवगुरु बृहस्पति होंगे तो मन में विचार, इच्छा में सौम्यता होगी, यह भी क्योंकि यही इच्छा का भाव है। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। इसके बाद में और भी कई सूत्र हैं, रुकिए उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मिटाने दीजिए बोर्ड को पहले। क्रूर ग्रहों का 11वें भाव में बैठना आय के दृष्टिकोण से थोड़ा ज्यादा ही अच्छा माना गया है, क्योंकि वे स्वार्थी हो जाते हैं ना, अपने हित की बात ज्यादा जानते हैं। और यह शुभ ग्रह जो हो जाते हैं उदारवादी हो जाते हैं। सबसे प्रमुख है जो, जब कुंडली के 11वें भाव एवं धन लाभ के ऊपर हम लोगों की चर्चा हो रही है, धन लाभ के योग के लिए सबसे एक प्रमुख सूत्र है कि 11वें एवं दूसरे भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन हो या युति हो, तो यह बहुत लाभ देता है। आय के स्रोत बनते रहते हैं, नए नए स्रोत, आय के स्रोत बनते रहते हैं। भले ही आय थोड़ी छोटी हो, लेकिन उसमें निरंतरता बनती रहती है।
यदि दोनों भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन वगैरह हो, क्या इस कुंडली में यह नियम लागू हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर 8 नंबर की राशि है, इसके स्वामी मंगल देव हैं, यहाँ होते तो, और यहाँ पर दूसरे भाव में 11 नंबर की राशि है, यहाँ पर शनि देव होते तो यह लाभ मिलता है। या दोनों की युति हो, 11वें भाव एवं दूसरे भाव के स्वामी, अब आपके कुंडली में कौन से ग्रह बनते हैं वो आप देख सकते हैं। इस उदाहरण कुंडली में 11वें भाव के स्वामी मंगल हुए एवं दूसरे भाव के स्वामी शनि। इन दोनों की युति कुंडली में केंद्र में हो जाए, कुंडली में केंद्र में हो जाए, यानी कि लग्न से केंद्र में, यानी कि लग्न में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 10वें में हो, या त्रिकोण भाव में हो, जो यह सूत्र यहाँ पर लागू नहीं है। लेकिन यह भी देखें कि केवल यह नियम लग्न से ही नहीं निर्भर करता, क्योंकि पैसे के लिए हम लोगों को केवल शरीर से काम नहीं करते, हम लोग पैसे के लिए केवल शरीर से फिजिकल काम नहीं करते, मानसिक काम भी करते हैं। मानसिक कार्यों से भी पैसे आते हैं, फिजिकल कार्यों से भी पैसे आते हैं। अब इस युति को अब मान लिया जाए कि यह युति अगर कुंडली में चंद्रमा अगर छठे भाव में हो और यह युति 12वें भाव में ही बन जाए तो भी लाभ देगा। या तीसरे भाव में भी बन जाएगा तब भी लाभ देगा। या चंद्रमा कुंडली में जहां बैठा हुआ है, चंद्रमा से भी केंद्र और त्रिकोण में यह युति हो तो भी लाभ काफी देता है। अब अगर यह युति 11वें एवं दूसरे भाव के स्वामी का परस्पर राशि परिवर्तन हो गया, भाव परिवर्तन हो गया, तो निरंतर लाभ, अच्छा लाभ दे ही दिया। यदि यह युति भी बना लिया और लग्न कुंडली से केंद्र या त्रिकोण में बना तो भी अच्छा धन लाभ देता है अपनी दशाओं में। यह चंद्रमा से भी अगर केंद्र या त्रिकोण में भी है तो भी लाभ देता है। तो वह मानसिक तरीके से, यदि यह युति लग्न से भी केंद्र त्रिकोण या लग्न से केंद्र त्रिकोण और चंद्रमा से भी केंद्र त्रिकोण में हो जाए तो फिर सर्वोत्तम हो जाता है। बातें यहां तक स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो आज की कक्षा में इतना ही रखा जाए या थोड़ा आगे बढ़ा जाए? और भी थोड़ा सा इतना ही एक बहुत है। एक करा दो गुरु जी। क्या? एक करा दो, नहीं इतना ही रखा जाए, एक है तो करवा दो। हाँ, तो बस एक ही सूत्र और छोटा सा ही है, आप लोग समझ जाएंगे बहुत जल्दी, उसमें ज्यादा विश्लेषण करना नहीं होगा। अब हम अपने आय के लिए क्या करें कि थोड़ी आय बढ़ सके? सब कोई अपने अपने आय बढ़ाना चाहता है, तो लाभेश ग्रह को पहचाने कि आपके 11वें भाव के स्वामी कौन है। 11वें भाव में इस उदाहरण कुंडली में 8 नंबर की राशि है, वृश्चिक राशि है।
सभी राशियों की अपनी एक दिशा होती है, सभी राशियों की अपनी एक दिशा होती है। दिशा होती है, और सभी ग्रहों की एक अपनी दिशा होती है। तो दोनों में से किसी एक दिशा में, दोनों में से किसी एक दिशा में, किसी एक दिशा के माध्यम से हम यदि अपना काम करते हैं। अब वृश्चिक राशि की दिशा कौन सी होती है सामान्यतः? मंगल की दशा गुरु जी। क्या? मंगल की दशा गुरु जी। नहीं ना, मंगल की नहीं, वृश्चिक राशि की दिशा। उत्तर करकाली उत्तर मीने, उत्तर करकाली मीने दिशिचो तरस्याम। उत्तर दिशा होती है गुरुदेव। अच्छा, उत्तर वो की दिशा मैं दूसरी दिशा सुना कि कौन सी होती है, तो मंगल से एक बता था। और दशांतर से समझा गुरु जी। हाँ, और मंगल की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए कि नहीं हो गए? हो गए गुरुदेव। मंगल उत्तर, भले मंगल दक्षिण और वृश्चिक उत्तर। उत्तर। तो आप अपने सुविधा, स्थिति एवं आपसी सहयोग मिलने की संभावनाओं पर देखते हुए इन्हीं दोनों में से किसी एक दिशा में, या अब यहां पर यहाँ 11वें भाव में बैठे हुए, मतलब कि बैठे हुए राशि की दिशा की प्रधानता उतनी नहीं होती जितनी प्रधानता 11वें भाव के स्वामी जिस दिशा में, जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि की दिशा। क्योंकि 11वें भाव के स्वामी जिस माहौल में होंगे, आप उस माहौल को दीजिएगा तभी तो आपके 11वें भाव के स्वामी प्रसन्न होंगे ना। अब यहीं मान लिया जाए कि इस कक्षा में कई सदस्य हैं, जो सदस्य कहीं चला गया तो वह जहां पे गया, अगर मैं ही अपने घर पे नहीं हूं, अगर मैं अपने घर पे नहीं हूं, मैं कहीं दूसरे व्यक्ति जगह पे हूं, तो हम जिस माहौल में हैं, जिस जगह पे हैं, आप वहां आकर या उसके जैसा काम कीजिएगा तब तो हम प्रसन्न होंगे। कि आप हमारे घर पे आकर के हमारे प्रसन्नता के लिए काम कीजिएगा तो फिर हम देखेंगे तभी तो जी। तो हम देख कहाँ रहे हैं, हम तो कहीं दूसरे जगह हैं। तो उपाय कहां से करने पड़ेंगे? जहां पे 11वें भाव का स्वामी बैठा हुआ है उस राशि को देखेंगे ना पहले, कि उसके घर को देख लेंगे। जहाँ जहाँ बैठा है गुरु जी बैठे, वहां देखेंगे। हाँ जी, जहाँ राशि बैठा होगा। हाँ, जिस राशि में। तो यहाँ पर अब देखा जाए कि यह राशि, यह 11वें भाव के स्वामी 9 नंबर की राशि में बैठे हुए, 9 नंबर राशि के की दिशा कौन सी होती है? 1 5 पूरब। 9 और पूरब। पूरब। मंगल की दिशा दक्षिण। अच्छा। दोनों ही दिशाएं हैं। तो इस दिशा की तरफ के व्यक्तियों से, या हमारा दुकान हो, व्यवसाय हो या कार्य क्षेत्र इसी दिशा में थोड़ा बढ़ाएंगे तो थोड़ा लाभ अधिक मिलेगा। यानी कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो कई सूत्रों को समायोजन करके एक जो निष्कर्ष निकलता है उस पर हम लोग अपने सुझाव सलाह देने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप सबों को अच्छा लगा होगा।